पश्चिम एशिया, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद संघर्ष, तेल और रेगिस्तान। बिल्कुल, ये एक ऐसा इलाका है जो हमेशा ही ग्लोबल हेडलाइंस में बना रहता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? इस विश्लेषण में हम सिर्फ नक्शों पर लकीरें नहीं खींचेंगे, बल्कि हम उन गहरी भू राजनीतिक दरारों, उन बेशकीमती संसाधनों और उन ऐतिहासिक लड़ाइयों की तह तक जाएंगे जो इस इलाके की किस्मत तय करती हैं। तो इस सवाल का जवाब ना किसी एक वजह में नहीं है। ये तो कई उलझे हुए धागों का एक जाल है, और इसमें जो सबसे मोटा, सबसे अहम धागा है वो है यहाँ की गहरी, सदियों पुरानी दुश्मनी। यही वो चीज है जो इस पूरे इलाके के ताने बाने को बनाती है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं प्रतिद्वंद्विताओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये इलाका असल में एक चौराहा है, संघर्ष का चौराहा। यहाँ की जमीन पर ऐसी ऐसी भू राजनीतिक दरारें हैं जिन्होंने इसे एक ग्लोबल स्टेज बना दिया है। अब देखिए, इस इलाके के तनाव को ना हम 3 बड़े हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है सुन्नी बनाम शिया का झगड़ा। एक तरफ है सुन्नी ताकतों का लीडर सऊदी अरब, तो दूसरी तरफ है शिया ताकतों का लीडर ईरान। फिर आता है ईरान का बढ़ता हुआ असर, जिसे शिया क्रिसेंट कहते हैं। ये एक चाप जैसा है, ईरान से शुरू होकर इराक, सीरिया और लेबनान तक। जाहिर है ये सऊदी अरब और उसके साथियों के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चुनौती है। और तीसरा एंगल है ईरान और इजराइल की कट्टर दुश्मनी। और इस कहानी में एक और बड़ा प्लेयर है अमेरिका, जो इजराइल का सबसे पक्का साथी है। अच्छा, आज जो ये बॉर्डर हैं और जो ये झगड़े हैं, ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुए। इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, खासकर 20वीं सदी की 3 बड़ी घटनाओं में। सबसे पहले विश्व युद्ध के बाद विशाल ऑटोमन एम्पायर टूट गया और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी मर्जी से लकीरें खींच दी। फिर आया साल 1948 जब इजराइल बना और पहले अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। और उसके बाद 1967 का 6 डे वॉर, जिसमें इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। ये 3 पल, ये आज भी इस इलाके की राजनीति को सीधे सीधे कंट्रोल करते हैं। तो ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात। लेकिन ये सारे संघर्ष, ये लड़ाइयाँ, ये हवा में तो होती नहीं, है ना? ये सब जमीन पर होती हैं। तो अब जरा इस इलाके की जमीन की बनावट को समझते हैं, यानी यहाँ के पहाड़, पठार और रेगिस्तान। क्योंकि ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और जंग की स्ट्रैटेजी दोनों को तय करते हैं। तुर्की और ईरान को देखिए, इन दोनों देशों की रीढ़ हैं ये विशाल पहाड़। उत्तर में पोंटिक और दक्षिण में टॉरस तुर्की में, और ईरान में एल्बुर्ज और जाग्रोज। ये सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, ये तो कुदरती किले हैं जिन्होंने सदियों से हमलावरों को रोका है। और इतना ही नहीं, ये नमी वाली हवाओं को भी रोक लेते हैं, जिससे इनके पीछे बड़े बड़े सूखे पठार बन जाते हैं। और इन्हीं पहाड़ों के बीच में फंसे हुए हैं बड़े बड़े पठार, जिन्हें हम इंटरमॉन्टेन प्लेटो कहते हैं, जैसे तुर्की का एनाटोलियन प्लेटो और ईरान का प्लेटो ऑफ ईरान। अब क्योंकि ये ऊंचाई पर हैं, तो ये अपने आसपास की निचली जगहों से ठंडे रहते हैं, और यही वजह है कि यहाँ का रहन सहन और खेतीबाड़ी का तरीका बिल्कुल अलग है। जब हम वेस्ट एशिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर रेत के बड़े बड़े टीले आते हैं, है ना, जैसे अरब के रेगिस्तानों में दिखते हैं। पर मजे की बात यह है कि सारे रेगिस्तान एक जैसे नहीं होते। ईरान के रेगिस्तान को देखिए, ये बिल्कुल अलग है। ये सूखे, चट्टानी और नमकीन है। और जमीन का ये फर्क ही यहाँ की जिंदगी, सफर करने के तरीकों और संसाधनों के बंटवारे पर भी असर डालता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस इलाके में तेल से भी ज्यादा कीमती है, पानी। एक ऐसे इलाके में जहां ज्यादातर जमीन सूखी है, वहां पानी पर कंट्रोल का मतलब है जिंदगी पर कंट्रोल। और यही वजह है कि यहाँ की नदियां दोस्ती और दुश्मनी दोनों की वजह बनती हैं। ये देखिए, मेसोपोटामिया की 2 लाइफलाइंस, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां, ये दोनों तुर्की से निकलती हैं, फिर सीरिया और इराक से होकर गुजरती हैं और आखिर में फारिस की खाड़ी में मिल जाती हैं। इन्हीं नदियों के किनारे बगदाद और मोसुल जैसे ऐतिहासिक शहर बसे। पर आज ये नदियां सिर्फ इतिहास नहीं हैं, ये आज के सबसे बड़े पानी के विवाद का सेंटर हैं। क्योंकि तुर्की जब इन पर बांध बनाता है, तो सीरिया और इराक के लिए पानी की सप्लाई जीवन और मौत का सवाल बन जाता है। अब एक और नदी को देखते हैं, जॉर्डन नदी। ये नदी तो जैसे दुनिया के सबसे मुश्किल विवादों के दिल से होके गुजरती है। ये विवादित गोलान हाइट्स से शुरू होती है, फिर जॉर्डन और विवादित वेस्ट बैंक के बीच बॉर्डर बनाती है और आखिर में डेड सी में जाकर खत्म हो जाती है।
आप समझ सकते हैं इस छोटी सी नदी के पानी पर किसका कंट्रोल होगा, ये इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिलचस्प बात बताता हूँ। तुर्की में एक झील है, लेक वैन। ये दुनिया की सबसे खारी झीलों में से एक है। कितनी खारी? सोचिए, समुद्र के पानी से भी करीब करीब 10 गुना ज़्यादा। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि वहाँ की जमा देने वाली सर्दियों में भी ये झील जमती ही नहीं। है ना कमाल की बात? तो जब पानी की इतनी कमी हो तो इंसान क्या करता है? वो इनोवेशन करता है। और इस इलाके के लोगों ने हजारों सालों से यही किया है। ईरान की सदियों पुरानी कनात सिस्टम को देखिए। जमीन के नीचे नहरें खोद कर पानी लाना ताकि वो भाप बनकर उड़ ना जाए। और आज के ज़माने में इजराइल की ड्रिप इरिगेशन तकनीक को देखिए, जो बूंद बूंद पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है। यहाँ तक कि एक नई टेक्नोलॉजी तालिया ट्रे भी है, जो सुबह की ओस को जमा करके पौधों को देती है। मतलब यहाँ जिंदा रहने का मतलब ही है इनोवेशन। पानी की बात हो गई, अब आते हैं उस काले सोने पर जिसने वेस्ट एशिया को ग्लोबल इकोनॉमी के सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है, यानी पेट्रोलियम। ये आंकड़े देखिए जरा। दुनिया का 50% से ज्यादा कच्चा तेल और करीब 40% नेचुरल गैस के रिजर्व्स सब यहीं हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस इलाके में जरा सी भी गड़बड़ होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्यों हिल जाती है। ये सिर्फ एक इलाके की स्थिरता का सवाल नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सवाल है। और इस तेल के भंडार का साइज अगर समझना हो तो बस एक नाम याद रखिए, अल गवार। ये सऊदी अरेबिया में है और दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशनल ऑयल फील्ड है। सोचिए, दशकों तक सिर्फ इस एक तेल के कुएं ने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को स्टेबल रखने में मदद की है। कमाल है ना? लेकिन इतना सारा तेल जमीन के नीचे होने से क्या होगा? उसे दुनिया तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। और यहीं आते हैं ये समुद्री रास्ते, ये पतली पतली गलियां जिन्हें चोक पॉइंट्स कहते हैं। ये असल में ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की सबसे कमजोर नसें हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई ब्लॉकेज हो जाए तो समझिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी का इंजन ठप पड़ सकता है। और इन समुद्री रास्तों पर मौजूद हैं ये बड़े बड़े बंदरगाह। ये एक तरह से इस इलाके के लिए दुनिया के गेटवे हैं। सऊदी अरब का दम्माम और जेदा, ईरान का बंदर अब्बास, इजराइल का हाइफा, ये सिर्फ माल उतारने चढ़ाने की जगहें नहीं हैं। ये मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर दिखाने के भी अहम अड्डे हैं। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पश्चिम एशिया में भूगोल ही किस्मत है? क्या यहाँ की किस्मत हमेशा के लिए यहाँ के संघर्षों, पानी की कमी और तेल की बहुतायत से बंधी रहेगी? इन तीनों चीजों ने मिलकर इस इलाके को एक ऐसा रूप दिया है जहां जमीन ही सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य में यहाँ के देश अपने भूगोल की इन जंजीरों में बंधे रहते हैं या फिर कोई नया रास्ता बनाने में कामयाब होते हैं।